नमस्कार, कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के इस सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं विनीत अनुराग। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नजीर साहब को आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट किया गया है। इसके बाद से विरोधी दल, विपक्षी दलों के द्वारा बड़ा विरोध किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से नाखुशी व्यक्त की जा रही है। कहा जा रहा है कि सरकार लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की हत्या करने पर तुली हुई है और यह गैर लोकतांत्रिक परंपराएं हैं या लोकतंत्र के लिए बड़े खतरे के रूप में है। तो सवाल यहाँ पर स्वाभाविक रूप में है कि क्या ये सही है? क्या ऐसा कहा जा सकता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गवर्नर नहीं बनाया जा सकता है? क्या कोई ऐसा संवैधानिक प्रावधान है? तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक तो समझेंगे कि क्या संवैधानिक प्रावधान है इस संदर्भ में, और दूसरा हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि इसके निहितार्थ क्या है, इसके अलग-अलग पर्सपेक्टिव क्या है, परिप्रेक्ष्य क्या है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला विषय यहाँ पर जैसा हमने कहा कि क्या गवर्नर के रूप में किसी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है, और क्या जस्टिस नजीर की जो नियुक्ति है यह अपने तरीके का पहला वाकया है या इसके पहले भी किसी न्यायाधीश को इस तरीके से गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो पहले आपके तथ्यात्मक जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसके पूर्व 1997 में हमारी जस्टिस फातिमा बीबी जी को तमिलनाडु का गवर्नर नियुक्त किया गया था। और 2014 की अगर बात किया जाए तो के सदाशिवम साहब जो हमारे चीफ जस्टिस भी थे, उनको भी गवर्नर अपॉइंट किया गया था। तो इसके पहले भी न्यायाधीशों को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करने की परंपरा रही है और उसी क्रम में जस्टिस नजीर साहब को भी आंध्र प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया है। अब थोड़ा इस संदर्भ में संविधान के पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं कि आखिर संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में क्या प्रावधान किया गया। तो आपको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में प्रोविजन किए गए हैं और आर्टिकल 124 का क्लॉज 7 इस बारे में एक क्लियरिटी यहां पर लेकर आता है। पहले उसको हम यहां पर देखते हैं। तो आर्टिकल अगर 124(7) आप देखेंगे तो ये कहता है कि नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी यहां केवल इतना कहा गया है कि कोई भी रिटायर्ड जज, सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वह भारत के किसी भी न्यायालय में अभिवचन का कार्य या वकालत का कार्य नहीं करेगा। इसके अलावा रिटायर्ड जज के ऊपर किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। यानी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करना हो, क्या इसके संबंध में किसी तरीके की कोई पाबंदी लगाई गई है संविधान के तहत? तो यहां इस प्रोविजन से तो स्पष्ट है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। जबकि संविधान अन्य पदों के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट है। अन्य पदों के संदर्भ में उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में वहां पे प्रावधान किए हैं। जैसे अगर हम आपको कैग के बारे में बताएं या यूपीएससी के चेयरपर्सन के बारे में बताएं तो संविधान उनके बारे में भी प्रोविजन करता है, लेकिन वहां पर प्रोविजन थोड़ा आपको अलग तरीके का मिलेगा। आपको मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 148 में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कैग के बारे में प्रावधान किया गया है। और जब हम यहां पर इनके बारे में पढ़ते हैं तो अगर ये रिटायर होते हैं तो यहां पर देखिए क्या प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 148 के क्लॉज 4 में ये बोला गया है कि सीएजी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट आफ्टर ही हैज सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। यानी रिटायरमेंट के बाद कैग भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके के जितने भी अन्य संवैधानिक पद हैं वहां बड़ी स्पष्टता के साथ ये लिख दिया गया है कि अगर सेवानिवृत्ति होती है तो वह कोई भी भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, उच्च न्यायालय के संदर्भ में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, वहां पर अनक्लियरिटी रखी गई है। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माता इस तथ्य के संदर्भ में कहीं ना कहीं वहां पर अस्पष्ट रहे हैं, या फिर उनके इंटेंशन क्या रहे, ये दोनों चीजें यहां पर बहुत मायने रखती हैं। अब एक और चीज यहां पर समझ लेते हैं कि ये केवल विवाद यहां पर न्यायाधीशों को गवर्नर बनाने का नहीं है, और भी विवाद हैं।
कई न्यायाधीश ऐसे भी रहे हैं जिन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया गया है। जैसे आपने सुना होगा, हाल ही में ये चर्चा का विषय था कि जस्टिस रंजन गोगोई साहब को वह राज्यसभा का सांसद बनाया गया। इसके पहले जब बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि आपने तो जस्टिस रंजन गोगोई को सांसद बना दिया है, क्या इसके पीछे कोई और मोटिव रहा है? तो बीजेपी ने कहा कौन सी नई बात है। इसके पहले जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी को कांग्रेस ने भी राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा हुआ था। तो यहां पर ये तो आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति है, ये तो भारत में चलता रहता है। लेकिन मुद्दा ये है कि नजीर क्या है, संविधान का प्रावधान क्या है, ये एक अलग मुद्दा है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है, इसके निहितार्थ क्या है, ये एक अलग मुद्दा है। क्या न्यायाधीशों को सांसद बनाना, न्यायाधीशों को गवर्नर बनाना, यह कहीं से उचित है? संवैधानिक रूप में कोई अड़चन नहीं है। संविधान तो स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल अभिवचन का कार्य आप नहीं कर सकते, प्लीडिंग नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अन्य पदों को धारण कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? क्यों यहां पर जो है इस तरीके के प्रावधान कहे जा सकते हैं? तो पहले हमको एक बार यह समझना होगा कि अगर हम देखें कि जो न्यायाधीश हैं, अगर उन्हें गवर्नर बनाया जाता है, सांसद बनाया जाता है, तो क्या इसके पीछे कोई सकारात्मक तर्क भी दिए जा सकते हैं कि कहा जा सकता है कि नहीं, नहीं ये तो बहुत उचित है? तो तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तो तर्क यही है कि भाई संविधान किसी तरीके का कोई इस पे प्रतिबंध आरोपित नहीं करता है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि न्यायाधीश सार्वजनिक जीवन में अनुभवशील व्यक्ति होते हैं, अनुभव संपन्न व्यक्ति होते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें हम प्रशासन में लेकर आ रहे हैं, हम संसद में विधि निर्माण की भूमिका में उन्हें लेकर आ रहे हैं, तो इससे गुणवत्ता ही नीति निर्धारण की नीतियों के कार्यान्वयन की बढ़ेगी। यह कहीं से गलत नहीं है, ये एक बेहतर नजीर है अगर इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो ये कहा गया कि न्यायाधीशों को भी ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक जीवन में अपनी जो भूमिका है और विस्तृत रूप में वहां पर उसका योगदान दे सके। लेकिन क्या ये तर्क वैध हैं? क्या ये तर्क सही हैं? अगर नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए, यानी संवैधानिक नैतिकता की दृष्टि से देखा जाए, और अगर यहां पर व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए, तो असल में इस तरीके के प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे नहीं हैं। वजह यह है कि अगर हम न्यायाधीशों को गवर्नर के रूप में नियुक्त कर रहे हैं या सांसद के रूप में उनको हम नियुक्त कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, तो इससे कई गलत तरीके की परंपराओं का विकास हो सकता है। अभी हाल ही में जब जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भूतपूर्व विधि मंत्री अरुण जेटली साहब जब विपक्ष के नेता हुआ करते थे 2013 में, तो उनका एक कथन जो है उन लोगों ने वहां पर याद दिलाया। अरुण जेटली जी ने कहा हुआ था कि अगर अगर यहां पर पोस्ट रिटायरमेंट जॉब दिए जाएंगे, तो यह उनके प्री रिटायरमेंट डिसीजन या जजमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। यानी अगर कोई न्यायाधीश अभी है और किसी महत्वपूर्ण मसले की सुनवाई कर रहा है और वहां पर सरकार सत्तारूढ़ दल अगर उससे संपर्क करे और यह ऑफर करे कि आपके रिटायरमेंट के बाद आपको एक पद दे दिया जाएगा, तो ऐसे में हो सकता है कि वह न्यायाधीश वहां पर निर्णय सरकार के पक्ष में दे दे। और अगर ऐसा होता है तो क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा होगा या नहीं? क्या यह संविधान के लिए खतरा होगा या नहीं? और यह कोई भी दल करे, कोई भी सरकार करे, यहां पर यह संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसके पीछे चाहे जितने अच्छे तर्क दिए जाएं, लेकिन यह संभावना बनी रहेगी कि जो न्यायाधीश हैं, ड्यूरिंग उनके कार्यकाल के दौरान उनके निर्णय वह आगे के भविष्य के जो उनको ऑफर किए जा रहे पद हैं उससे प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहां पर यह भी है कि यह सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है। हमारा जो पूरा व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वह शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर टिका हुआ है। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपने अपने कार्यों को करेंगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनके सदस्यों में भी बंटवारा वहां पर किया जाएगा। तो न्यायपालिका के सदस्य अगर विधायिका या कार्यपालिका के सदस्य बनाए जाएंगे, तो शक्ति पृथक्करण की धारणा पर गंभीर यहां पर वह चुनौती उत्पन्न होगी। और इससे सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ता जाएगा, क्योंकि कार्यपालिका के नजदीक न्यायपालिका होती जाएगी। और आज जबकि अधिकांश मामले कार्यपालिका यानी सरकार के अधिकांश मामले न्यायपालिका में लंबित है,
तो ऐसे में सरकारों से संबंधित मामलों पर न्यायपालिका के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। अब अगर जस्टिस नजीर साहब के बारे में ही बात किया जाए तो इनके ऊपर तो ये आरोप लग रहे हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पीठ थे उनके सदस्य रहे, जैसे अयोध्या वर्डिक्ट में जस्टिस नजीर जो हैं वो उसमें शामिल थे। तो ऐसे में एक डाउट वहां पर क्रिएट होता है, एक संदेह क्रिएट होता है। हो सकता है सरकार की मंशा ऐसी न हो या सरकार ने ऐसा कुछ न किया हो, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस संभावना को नजरअंदाज करेंगे तो यह सही नहीं है। यानी यहां पर यह संभावना हमेशा बनी रहेगी कि अगर न्यायाधीशों को विधायिका कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाएगा तो कार्यपालिका का हस्तक्षेप न्यायपालिका में बढ़ता जाएगा, संसदीय निरंकुशता की स्थिति बढ़ती जाएगी। खासकर वर्तमान में जब हम देख रहे हैं कि कॉलेजियम के मुद्दे पर न्यायपालिका और विधायिका कार्यपालिका के बीच में टकराहट बना हुआ है और यहाँ उपराष्ट्रपति के द्वारा ये बोला गया कि संसदीय संप्रभुता होनी चाहिए। तो जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। भारत में विधायिका कार्यपालिका या न्यायपालिका की संप्रभुता नहीं हो सकती है। हम ब्रिटेन या अमेरिका की तरीके से नहीं है। ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। और यह इसलिए सर्वोच्च रखा गया है कि कोई भी अंग मनमाना व्यवहार न कर पाए, निरंकुश व्यवहार न कर पाए। इस लिहाज से हमने इस तरीके का प्रावधान यहां पर रखा हुआ है। तो यहां इस पूरे मुद्दे पर यह स्पष्ट है कि संवैधानिक रूप में किसी तरीके का कोई बंधन, किसी तरीके की कोई प्रतिबंध व न्यायालय के न्यायाधीशों को गवर्नर बनाने में तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इथिकल टर्म में देखा जाए, अगर प्रैक्टिकल टर्म में देखा जाए तो निश्चित रूप से इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ सकती है। यह नजीर हर सरकारों के द्वारा लाया जा सकता है। और जब हम यह जानते हैं कि 1970 के दशक में एक समय हमने देखा था इंदिरा जी के समय में, जब कमिटेड जुडिशरी का कंसेप्ट दिया गया, जब कहा गया कि न्यायपालिका का जो निर्णय होगा वह सरकार के निर्णय के हिसाब से होना चाहिए, और उस दौर में हमने देखा कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर भी सर्वोच्च न्यायालय चुप रहा, खामोश रहा। तो क्या हम फिर से वही स्थिति लाना चाहते हैं? क्या हम फिर से कमिटेड जुडिशरी लाना चाहते हैं और उस पर विधायिका और कार्यपालिका का नियंत्रण रखना चाहते हैं? तो इस तरीके की परंपराओं से सरकार को बचना चाहिए, क्योंकि इससे न्यायपालिका की वैधता कमजोर होती है। न्यायपालिका पर लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है। इससे न्यायिक निर्णयों के ऊपर जो विश्वसनीयता है वह कमजोर हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो यकीन मानिए कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए यह उचित नहीं है। इस विषय पर आप लोगों के क्या विचार हैं? आपके भी विचार यहाँ पर महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। और हमने कहा कि यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नियुक्ति की जो शर्तें हैं और सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ पर किस तरीके की शर्तें रखी गई हैं, उस संदर्भ में आपको मालूम होना चाहिए। तो एक तो प्रीलिम्स के लिहाज से यह महत्वपूर्ण है और दूसरा मेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के विचार क्या हैं और इस विषय पर आप क्या चाहते हैं? जैसे हम अगर एग्जांपल के लिए बोले कि विधि आयोग ने तो ये तक कहा है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जॉब हैं न्यायाधीशों को, इस पर रोक लगाई जाए कि यानी भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन ये कोई पद धारण नहीं कर सके। ये एक बड़ा स्टैचर होता है न्यायाधीशों का। अब वो गवर्नर के रूप में काम करेंगे। आप न्यायाधीश महिमा महिम आप वहां पर माननीय रह चुके हैं और ऐसे में आप जो है वहां पर अब केंद्र के एजेंट के रूप में काम करेंगे, आप पब्लिक सर्वेंट के रूप में काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए शोभा नहीं देता है। तो विधि आयोग ने कहा कि भाई यहाँ पर जो है इस पर रोक लगाई जाए या फिर कम से कम कूल ऑफ पीरियड जो है लाया जाए। मतलब कि जब वो रिटायरमेंट उनका हो तो अगले 2 साल तक के लिए कोई पद वो धारण न कर सके, ऐसा प्रावधान किया जा सके जिससे कि जो उनके रिटायरमेंट के पहले के निर्णय है वो प्रभावित न हो और लोगों का न्यायपालिका पर थोड़ा भरोसा बना रहे। तो आप लोगों के इन मुद्दों पर विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ही इसी तरीके के किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।